हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज बिहार बोर्ड का 1 तारीख को कल बिहार बोर्ड का जो हमारा आ गया था मॉडल सेट आ गया था। तो आज मैं केमिस्ट्री का सबसे पहले इसका एनालिसिस कराऊंगा। 70 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 35 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन 70 क्वेश्चन दिया गया है। और 70 क्वेश्चन दिया गया है, और 2 नंबर का है और 5 नंबर का भी है। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है फुल मार्क 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि इससे अभी तक कोई भी इसका सटीक एनालिसिस नहीं करा है, उसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा इसका पेपर डाउनलोड करके। यदि इसको पेपर का चाहिए तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। तो चलिए इससे फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा है कि 35 प्रश्नों को उत्तर दे, लिखा भी गया है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो सिंपल सा ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से है। ग्रेफाइट जो है हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल है। ग्रेफाइट क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। हाँ, आ गया। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल के परमाणु की संख्या। पिंड केंद्रित इट मीन्स की बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक में इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 2। बॉडी सेंटर में 2 होता है और एफसीसी में 4 होता है। चलिए, और एससी सिंपल क्यूब में कितना होता है? परमाणु की संख्या 1 होता है। आप कॉपी में नोट करते हुए जाइएगा दोस्तों। चलिए बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि विलयन का अणुसंख्यक गुण का उदाहरण है। विलयन का अणुसंख्यक क्वथनांक उन्नयन। देखिए, अणुसंख्यक गुण 4 टाइप का होता है। क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब उन्नयन, फिर वाष्प दाब उन्नयन, आरएलवीपी, सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, और एक परासरण दाब, सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक का अवनमन। ये कितना प्रकार के? 4 प्रकार का अणुसंख्या गुणधर्म होता है। और तो इसमें एक ही है हमारा क्वथनांक उन्नयन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी ये सब नहीं है। तो चलिए अपने देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 का है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अधिक हिमांक का अवनमन प्रदर्शित करता है। तो देखिए, हिमांक का अवनमन सबसे अधिक किस जो प्रदर्शित करता है? क्या दिया? हिमांक का अवनमन। तो फ्रीजिंग डेल्टा टी एफ को हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसका फॉर्मूला एक होता है आई एम के एफ। इससे हमारे हिमांक का अवनमन निकलता है। तो इससे हमें भी कोई मतलब नहीं है, इन्हीं दोनों से हम मतलब रखेंगे। इसको छोड़ देना है आपको। अगर ये दो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? आई एम। ये वांट ऑफ गुणांक में आता है। वांट ऑफ गुणांक जब आप पढ़ेगा उसका कंसेप्ट, इसके पहले मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें एक फॉर्मूला नहीं बताया हूँ। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे चाहिए कि किसका हिमांक का अवनमन अधिक है, किसका अवनमन अधिक है, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो एम को क्या कहते हैं? मोलालता। और आई को क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक। तो देखिए, आई क्या होता है? जो भी रिएक्शन होगा उसका कोएफिशिएंट को हम आई कहते हैं। जो प्रोडक्ट में बनेगा, या जो विघटित हो जाएगा या विघटित नहीं होगा, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम वाई कहते हैं। चलिए सॉल्यूशन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए K2SO4 को आप तोड़िएगा। K2SO4 को तो किस में टूट जाएगा? 2K प्लस प्लस SO4 इसमें टूट जाएगा। 2K प्लस प्लस SO4 -2। तो इस K का कोफिशिएंट कितना है? 2। और SO4 का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो ये किसका मान हो गया? ये आई का मान। कोफिशिएंट ही लेना है बस, गुणांक। तो आई का मान कितना हो गया? 3। तो जिसके सबसे अधिक, देखिए डेल्टा टी एफ कहता है कि डेल्टा टी एफ, देखिए सबका किसका हिमांक का अवनमन, कौन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है? कौन सा पदार्थ? सॉरी दोस्तों, मैं दूसरा समझ लिया था कि किसका हिमांक का अवनमन अधिक होता है। तो कौन सा पदार्थ हिमांक का अवनमन प्रदर्शित करता है? तो हिमांक का अवनमन दोस्तों हमारा K2SO4 प्रदर्शित करता है। हिमांक का अवनमन क्या कौन प्रदर्शित करता है? K2SO4 जो होता है हमारा हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब हिमांक का अवनमन हमारा उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब हिमांक का अवनमन उत्पन्न नहीं करते हैं। K2SO4 हमारे हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा क्या है कि द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होता है। द्रवित यानी इसके इट मीन्स इसका मोल्टेन स्टेट। द्रवित को देखिए इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन सही करेक्ट किया गया है कि मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन NaCl इज मोल्टेन NaCl मतलब द्रवित NaCl को वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो जब भी आप द्रवित का कीजिएगा NaCl को द्रवित है यानी मोल्टेन स्टेट में है तो हमारा जो होगा Na जो होगा वो कैथोड पे मिलेगा और Cl जो का होगा एनोड पे मिलेगा। तो हमारा कैथोड पर कौन मिलेगा, सोडियम। और यही यदि हमारा एक्वस होता द्रवित यानी जल के साथ होता, जल के एक मोल्टेन के जगह पर इंग्लिश में आप वहाँ पर करेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी में इसका भूल गया हूँ। एक्वस, हाँ एक्वस मीन्स जलीय ही होता है, जलीय। अगर कहता कि जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो जलीय में रहेगा तो H2 मुक्त होता है कैथोड पर, ठीक है। H2 किस में मुक्त होता है, कैथोड पर, और O2 जो है किस में मुक्त होता है, एनोड पर। यदि हमारा क्या रहे जलीय, जलीय क्वेश्चन में दिया रहा है कि जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर और एनोड पर क्या मुक्त है, तो कैथोड पर H2 मुक्त होता है और एनोड पर O2 मुक्त होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या दिया है, द्रवित। द्रवित यह है तो द्रवित में जो हमारा Na किस पर मुक्त होता है, कैथोड पर, और Cl किस पर मुक्त होता है, एनोड पर। Na कैथोड पर और Cl एनोड पर, किसमें, जब हमारा द्रवित दिया है यानी मोल्टेन स्टेट दिया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 अगले पेज में है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव को E0 OX से सूचित करते हैं। E0 OX कितना दिया है, 0.76 वोल्ट। तो कह रहे हैं इसका मानक अवकलन विभव क्या है। तो देखिए E0 ऑक्सीकरण, E0 ऑक्सीकरण, E0 ऑक्सीकरण इक्वल टू माइनस E0 क्या होता है, अवकरण, यानी अवकरण को हम रिडक्शन भी बोलते हैं, E0 रिडक्शन, ठीक है। तो हमारे E0 ऑक्सीडेशन इतना दिया तो इसका E0 पूछ रहा है कि रिडक्शन क्या होगा, तो E0 रिडक्शन कितना हो जाएगा, -0.6 वोल्ट। यहाँ का माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हमारा 0.76 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, हाँ, कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने के निम्न किस प्रकार दर्शाया जाता है। देखिए या तो इस चीनी को दूसरा नाम क्या होता है, शर्करा। क्वेश्चन में देगा आपको कि शर्करा का जलयोजन करने पर, शर्करा का जलयोजन करने पर क्या बनता है, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है। चाहे शर्करा का जलयोजन कौन सी अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और शर्करा को ही हम चीनी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जल, जल के साथ जोड़े इसको के, इट मीन्स कि चीनी को जल के साथ लिए, इट मीन्स क्या किए हम, चीनी का जलयोजन किए हैं। तो शर्करा का जलयोजन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, तो यह अभिक्रिया कौन सी है, तो यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और यदि हमें देता कि HCl का विघटन HNO सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, H + Cl का बनना कौन सी अभिक्रिया है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, 0 कोटि की, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शर्करा का जलयोजन चाहे चीनी का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बनना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखिए छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं दी है तो क्या बोल देंगे हम, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और यदि दिया होता ए नहीं होगा, इसका सी होगा। तो चलिए बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, देख ले थोड़ा सा इसके पहले एक अणु नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 8 क्या दिया है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है कि K = A⁴ और B × B। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो देखिए अभिक्रिया की कोटि जो वेग होता है हमारा वेग K × यदि A⁴x × B⁴y, तो जो हमारा ऑर्डर होता है कोटि, ऑर्डर जो होता है कोटि वो क्या होता कहलाता है, x + y को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, इसके ऑर्डर कहते हैं। तो हमारे पे क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि x के जगह पे 2 दिया है और y के जगह पे 1 दिया है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 है। तो इसका अभिक्रिया कोटि क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 + 1 कितने हो जाएगी, 3। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है
कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडिक कणों का गमन क्या कहलाता है, तो कोलाइडिक कणों का गमन क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचरण। यदि वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव है तो क्या कहेंगे, वैद्युत कण संचलन। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडिक कणों का गमन क्या कहलाता है, तो वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इसको आपको याद रख रहे हैं दोस्तों, टिंडल प्रभाव नहीं कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यदि इस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन के नोट्स हैं जो मैं आपको वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन कराता जाऊंगा। आपको बोर्ड तक आपको कम से कम 500 क्वेश्चन ऐसा करा दूंगा जो हूबहू आपको बोर्ड में मिल ही जाएगा, जिसमें से 35 का 35 अटैच हो जाएगा एकदम। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है। तो देखिए, फायदेमंद कब होगा, जब हम अयस्क से कराएंगे। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, बॉक्साइट। कॉपर का अयस्क क्या होता है, कॉपर पाइराइट। तो अगर इनसे हम इसका निष्कर्षण कराएंगे तो हमें फायदा होगा। खनिज से करेंगे तो नहीं होगा, धातुमल से करेंगे तो नहीं होगा, गैंग से करेंगे तो नहीं होगा, सब अशुद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। साइनाइड विधि द्वारा कौन सा धातु प्राप्त होता है, तो साइनाइड विधि द्वारा हमारा देखिए द मेटल ऑब्टेनेड बाय द साइनाइड प्रोसेसेस। देखिए, साइनाइड विधि द्वारा हम या तो सोना का निष्कर्षण करते हैं एयू का, या चांदी का निष्कर्षण एजी का। सोना या चांदी का इसी दोनों का निष्कर्षण किया जाता है साइनाइड विधि द्वारा। तो इसके द्वारा हमारा क्या है, तो सोना मिलेगा या तो चांदी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सोना ऑप्शन में नहीं है तो चांदी मिलेगा। तो सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो देखिए, इसका सिंपल ट्रिक याद रखिए, जो फोन से जुड़ा होता है वही हाइड्रोजन बनाता है। इट मीन्स फोन का मतलब क्या, फ्लोरीन हो, FOLOURIN, फ्लोरीन हो, वो मीन्स ऑक्सीजन से जुड़ा ऑक्सीजन हो उसमें, और इन मीन्स नाइट्रोजन हो, उसमें क्या हो, नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन होती है। यानी फोन से जो भी जुड़ा रहेगा वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन हमारा फोन से जुड़ा है और कौन फोन से नहीं जुड़ा है। तो देख लेते हैं। तो हमारे देखिए NH3 जो हाइड्रोजन क्या किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन। हाइड्रोजन बॉन्ड कहेगा तो क्या होगा, मतलब फोन से क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन जो हमें फोन से जुड़ा रहेगा तभी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर फोन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से तो जुड़ा है फोन, FON, एफ से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे H2O, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये भी हाइड्रोजन बनाएगा। HF, ये भी फोन से जुड़ा है तो ये भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन। लेकिन HCl फोन से नहीं जुड़े तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है हमारा कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है दोस्तों। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जब आप और पूछेगा S8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो क्राउन शेप, CROUN, क्राउन शेप। क्राउन शेप मीन्स मुकुट जैसा, जो सोना चांदी का मुकुट होता है ना, उसके जैसा, मुकुट जैसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे क्या दिया कि निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल देखिए, HCl हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है क्योंकि देखिए क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होगा वही, मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है और इसका अच्छा खासा मास भी होता है। तो सबसे अधिक जो हमारा होता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। प्रबल अम्ल सबसे ज़्यादा HCl होता है। कौन होता है सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रबल अम्ल, सिंपल से आपको याद रखना है। पूछेगा कि सबसे अधिक कौन सा सबसे अधिक प्रबल अम्ल है, तो HCl। सिंपल सी बात, सबसे अधिक प्रबल यौगिक चाहे सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन सा है, तो HCl है। उसके बाद HCl के बाद क्या आएगा, HF, उसके बाद H। देखिए इसका प्रबल अम्ल का क्रम क्या होता है, HCl, HF, फिर HBr, फिर HI। यही हमारा प्रबल अम्ल क्रम होता है। सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग ये है और सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन है, ये है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 तक था इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और देखिए इसका पहले जो था ना हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया, हाँ अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था कि मेटल ऑब्टेनेट बाई सिलेंडर प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस मतलब साइनाइड प्रक्रिया द्वारा कौन सा धातु प्राप्त होता है। तो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने टाइप करवा दी है। देखिए टाइप किया गया है कि साइनाइड प्रक्रिया जिसे मॉर्क ऑर्थर
मॉर्क ऑर्थर फॉरेस्ट प्रक्रिया, मॉर्क ऑर्थर फॉरेस्ट प्रक्रिया भी कहा जाता है, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के एक पतला घोल में भंग करके चांदी और सोने और उनके एस्को को निकालने की विधि है। इस प्रक्रिया का आविष्कार 1887 में सॉर्किटस रसायनज्ञ जॉन एस मैकथुर, रॉबर्ट ड्यूड फॉरेस्ट एवं विलियमसन फॉरेस्ट द्वारा किया गया था। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन लिख दिया गया, देखकर आसानी समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 15 हो गया था HCl। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 15 क्या है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु किन यंत्रों का मिश्रण का उपयोग होता है। तो हमारा हीलियम का होता है, ऑक्सीजन का होता है और नाइट्रोजन का होता है। यही तीनों आंसर है। ये डायरेक्ट 1 लाइन आंसर है, इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं हम, संक्रमण तत्व कहते हैं। सिंपल सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण के तत्वों का श्रेणी का सदस्य नहीं है। प्रथम संक्रमण की श्रेणी का सदस्य मैग्नीशियम नहीं होता है। प्रथम संक्रमण का जो श्रेणी होता है उसमें हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो प्रथम श्रेणी के संक्रमण का सदस्य नहीं होता है। आप आवर्त सारणी जब देखिएगा, आवर्त सारणी में क्वेश्चन खोजिएगा तो देखिएगा जो डी ब्लॉक में जाएगा तो उसमें देखिएगा प्रथम श्रेणी में मैग्नीशियम हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप हम नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि ये क्वेश्चन गलत है, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा कि कैसे ये सही है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आगे यहाँ पे कह रहा है कि लैंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। तो लैंथेनाइट संकुचन हमारा जर्मेनियम तथा हॉफनियम की त्रिज्या लगभग समान होती है। किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, तो लैंथेनाइट जो संकुचन होता है उसमें हमारा जर्मेनियम और हॉफनियम की त्रिज्या लगभग समान होती है। ठीक है, इसी के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ये आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा उसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखते हैं, हाँ आ गया। क्वेश्चन 19 है कि निम्नलिखित में संक्रमण धातु के आयनों कौन प्रतिचुंबकीय होगा। निम्नलिखित संक्रमण धातुओं में के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय होगा। देखिए प्रतिचुंबकीय होने के लिए क्या होना चाहिए, म्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा ऑर्बिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमें फुलफिल होना चाहिए। म्यू 0 मीन्स क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए, हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए, उसका ऑर्बिट क्या होना चाहिए, फुलफिल भरा होना चाहिए। तो फुलफिल भरा कौन सा होता है, जिंक के लिए जो हमारा होता है Zn+2। आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो देख पाइएगा कि जिंक Zn+2 जब निकाले हैं तो इसके लिए आता है हमारा 3d10, अंतिम में 4s0 और 3d10 आता है। 3d10 मीन्स इसका जो डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिट होते हैं, 5 हो गए। इसमें पेयर होते हैं, पुल के फुल पेयर होते हैं। देखिए पाँचों 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो इसमें अनपेयर्ड म्यू क्या हो गया, 0, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका म्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो Zn+2 जो होता है हमारा क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, प्रतिचुंबकीय होता है। चलिए देखिए, अगर इसको निकालना होगा आपको कि कैसे, तो प्रतिचुंबकीय म्यू इक्वल टू सूत्र होता है n×n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, Bm। इससे कोई मतलब नहीं है, अगर इसको पुट कीजिएगा वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा कौन प्रतिचुंबकीय है कौन अनुचुंबकीय है। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा तो हमारा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो म्यू भी 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, यदि आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आता होगा, जो प्रतिचुंबक अनुचुंबक नहीं आता हो निकालने, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ट्रिक समझा दूंगा कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 20 है कि जटिल आयन CuNH3 के होल 4+2 की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu+2 के परिसंकरण है, तो DsP2 दोस्तों। इसको डी संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्व एनसीईआरटी के चैप्टर 10 में इसको पढ़ना है, DsP2 ये परिसंकरण वाला। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तब भी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। यदि नहीं कीजिएगा तो मैं समझूंगा आपको आता है
तो आप इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख दे हूँ DsP2। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। ये तो हो गया इसका DsP2। देख लेते हैं। हाँ देखिए, इधर इसका वैसे भी मैं इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे दिया हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए द हाइड्रेशन शुड बी DsP2 होता है, टाइप करवा दिया हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि इतना में पीटी के ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए लेट आंसर, आंसर क्या है कि लेट एक्स इक्वल टू इतना हमारा दिया है, तो जो यहाँ पे केंद्रीय आयन है इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। पीटी को हम क्या मान लिए हैं, एक्स। पीटी को हम एक्स मान लिए हैं। और चूंकि ओवल और चार्ज देखिए पूरा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -1 है, माइनस एक तो माइनस है तो -1 चार्ज है, तो इसका पीटी को हम क्या मान लिए हैं, एक्स। और इसका जो होता है C2H4 का जो लिगेंड होता है, इसका हमारा जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0। और Cl3 कोलिन पे कितना चार्ज होता है, -1, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। अब बाहर कितना है, -1 है, तो x इक्वल टू ओवरऑल क्या जाएगा, -1 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, +2। तो पूछ रहा है कि वो यही कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा हमारा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, +2 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आया होगा तो आप इसको देख लीजिएगा, दोबारा रिवाइज करके आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखा, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 की, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया हमारा कि सेकेंडरी ब्यूटिल का आईपीएसी नाम क्या है। तो अगर आईपीएसी नाम भी पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट करिएगा, तभी भाई वीडियो बनेगा, नहीं तो वीडियो नहीं बनेगा। सेकेंडरी ब्यूटिल का आईपीएसी नाम क्या है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल का आईपीएसी नाम 2-क्लोरोब्यूटेन होता है। यहाँ पे सोल्यूशन भी मैंने कर दिया हूँ, देख लीजिए। सेकेंडरी ब्यूटिल इट्स आईपीएसी नेम इज 2-ब्यूटिल क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इलेक्ट्रॉन में विभेद किया जाता है। तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी किया जाता है, लुकास प्रतिकारक या लुकास अभिकर्मक विधि द्वारा किया जाता है, या विक्टर मेयर विधि द्वारा, तीनों विधि यानी उपयुक्त सभी के द्वारा हमें क्या किया जाता है कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद किया जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 की ओर हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए कहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक यानी बेहोश करने के रूप में, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है बेहोश करने के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों की कैल्शियम स्टेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या कौन सा प्राप्त होता है। तो कैल्शियम स्टेट को जब गर्म कीजिएगा तो एसीटोन बनता है। इस टाइप की रिएक्शन मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास दोस्तों। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इस टाइप से बना दूंगा, किसको गर्म करने पर क्या बनता है, किसको ठंडा करने पर क्या बनता है, आप कमेंट एक बार कर दीजिएगा जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 26 की एल्कोहल में कौन कौन रहता है, एल्कोहल में कौन सा ग्रुप रहता है। तो एल्कोहल में -OH ग्रुप रहता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छे अच्छे आए हैं दोस्तों, एकदम बढ़िया लेवल, इजी टू मॉडरेट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में बिहेव कर सकता है। तो फेलिंगोल है, फेलिंगोल एल्डिहाइड और कीटोन में बिहेव करता है, एंड फेलिंगोल और एक टॉलेंट अभिकर्मक दोनों क्या करते हैं, हमें एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करते हैं। तो टॉलेंट अभिकर्मक नहीं दिया लेकिन फेलिंगोल दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्राइमरी एमीन क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो देखिए R सिंगल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं, ये होता है हमारा प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और किसका कर है, प्राइमरी, सॉरी दोस्तों प्राइमरी, हाँ प्राइमरी का, प्राइमरी के लिए सही है। सेकेंड और सेकेंडरी के लिए पूछता तो क्या होता है, हम RNH, और टर्सरी के लिए बोलता तो 3 ठो R और सिंपल N, ये हमारा टर्सरी के लिए होता है, यानी 3 डिग्री एमीन के लिए, ये हमारा 1 डिग्री एमीन के लिए, और ये हमारा 2 डिग्री एमीन के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है दिया हुआ कि तनु एवं अल्प क्षारीय किम्योफोर के घोल को क्या कहते हैं। तो तनु एवं अल्प क्षारीय किम्योफोर के घोल को हम बेयर अभिकर्मक कहते हैं, बेयर रिएजेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 इस साइड है।
क्वेश्चन नंबर 29 ही था शायद, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 था। कुछ 30 क्वेश्चन हम देखते हैं। बियर्स रिएजेंट उसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि फिनॉल को जास्ता चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो देखिए, फिनॉल को जास्ता चूर्ण के साथ जब भी उबालते हैं तो हमें बेंजीन देता है। मैं कहा था ना कि इस टाइप के रिएक्शन मेरे पास बहुत से हैं, किसको करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है, मैं आपको उसका सोल्यूशन करा दूंगा विद ट्रिक करा दूंगा दोस्तों। आप बस केवल कमेंट करिए एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर। अब चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक का सिंगल बॉन्ड RCOOH होता है यह क्रियाशीलक मूलक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्डिहाइड का क्या होता है, RCHO होता है। एल्कोहल का क्या होता है, ROH होता है, ROH होता है। कीटोन का क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड होता है। ये होता है हमारा क्रियाशील मूलक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या दिया है कि कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फटफटाहट होती है, निम्न से कौन सी अभिक्रिया है, निम्न से कौन सा यौगिक है। तो हमारा एसिटिक अम्ल होता है। जब भी फटफटाहट होती है तो हमारा कौन सा यौगिक बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल बनता है हमारा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों कि 33 क्या है कि ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ईस्टर को हम RCOOR ऑप्शन नंबर सी। इसको हम इसका सिंपल से इस तरह भी लिख देते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। इसको भी हम ईस्टर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आप चेक कर लीजिएगा, आप सबको अच्छा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं सबको विद सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। 4 घंटा इसको एनालिसिस करने में लगा है दोस्तों। इसका आंसर बनाने में कैसे आपको समझाया जा सके, उसके बाद आप समझ सकते हैं कितनी इसकी मेहनत लगी है। आप एक लाइक और एक शेयर आपको जरूर करना है, कम से कम 5 शेयर हो जाएगा। 5 व्हाट्सएप पर 5 आदमी को जरूर आप भेज सकते हैं, तो 5 शेयर जरूर करिए और इसके सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 की ओर तो कह रहा है कि नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से हमारा क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत है, आप कहेंगे तभी मैं अपलोड करूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं करूंगा। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है। ये हमारा जो आप पढ़िएगा कि एनिलीन का जो एनिलीन कैसे बनता है, एनिलीन का जो प्रयोगशाला विधि पढ़िएगा उसी में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। नाइट्रोएल्केन का अवकरण करने पर क्या बनता है, हमारा प्राइमरी अमीन बनता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे दोस्तों है कि डीएनए एवं आरएनए, ये मस्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके लिए, बहुत अच्छा है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित होता है, मतलब कौन सा भस्म उपस्थित होता है, तो गुएनिन, एडेनिन एवं साइटोसिन, ये तीनों जो होते हैं डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित, ये तीनों उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 नहीं, इधर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 आ गया दोस्तों हमारा, हाँ यहाँ पे रहा। थोड़ा सा इधर उधर अभ्यास लिखने का नहीं है ज़्यादा दोस्तों, इसलिए इधर उधर हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। मानव शरीर द्वारा कौन सा नहीं बनाया, देखिए मानव शरीर एंजाइम बना सकता है, विटामिन ले सकता है, हार्मोन बन सकता है, लेकिन प्रोटीन नहीं बना सकता है। मानव शरीर द्वारा प्रोटीन नहीं बन सकता है, ये प्रोटीन हमें बाहर से लेना पड़ता है। आपको प्रोटीन का सिरप भी दिया जाता होगा, देखे होंगे, जब आपको भूख नहीं लगती होगी तो प्रोटीन से भूख भी लगने लगती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 हमारे दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंद होता है। तो एमाइड बॉन्ड नाइलन 6 देखिए, नाइलन NYLON, नाइलन 6 और नाइलन 6 दोनों में हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, एमाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि ऑर्लोन एक बहुलक है। ऑर्लोन जो होता है बहुलक हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल यानी एक्रिलोनाइट्राइल का जो क्या होता है, देखिए PAN को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्लोन कहते हैं। PAN को ही हम इस क्या कहते हैं, ऑर्लोन कहते हैं। ऑर्लोन PAN को क्या कहते हैं, ऑर्लोन। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का हमारा एकलक कौन सा होता है, बहुलक
ये होता है एक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका भी हमारा बहुलक कौन सा होगा? एक्रिलोनाइट्राइल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 इधर ही छूट गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे है दोस्तों, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 39 हाँ आ गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो देखिए सब कृत्रिम मीठा अभिकर्ता सैक्रेसिन होता है, सैक्रेसिन होता है, एस्पार्टम होता है, सैक्रिसिन सॉरी दोस्तों सैक्रिन, एस्पार्टम एस्पार्टम एंड सोडियम साइक्लोमेट, ये सभी होते हैं। सभी जो हमारे क्या होते हैं? स्वीटिंग एजेंट होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट होते हैं। और पूछेगा तब कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम स्वीटिंग एजेंट क्या होता है? तो फ्रूट होते हैं, फल, एप्पल, सेब, ये सब क्या है? ये हमारा प्राकृतिक हैं। और ये क्या होता है? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम होते हैं। ये सब मीठा लगता है हमें। ये ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार के काम में आती है? तो बुखार के काम में हमारा आती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हमारे किसके काम आती है? बुखार में। एनाल्जेसिक किस में आती है? दर्द में। और एंटीबायोटिक जो होती है हमारे बुखार में आती है, और एनाल्जेसिक दर्द में काम आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एंटीपायरेटिक नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। एंटीबायोटिक जो है ना, एंटीबायोटिक थोड़ा सा नाम का कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए इंग्लिश नाम में थोड़ा सा अच्छा से बता देता हूँ, रुक जाइए। जो एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक हमारा दर्द में काम आता है, दर्द में। और एंटीबायोटिक के सूक्ष्म कीटाणु को मारने में काम आता है, ठीक है, सूक्ष्म कीटाणु। और एंटीपायरेटिक बुखार में काम आता है। एंटीपायरेटिक किसमें आता है? बुखार में। जिस इस सूक्ष्म जीवाणु जैसे पेंसिलिन जी जो होता है, इसको नष्ट करने में भी हम एंटीबायोटिक काम करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन 41 क्या है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी को ही हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। इसमें कितने लेड स्टोरेज बैटरी को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। और इसमें कितना होते हैं? 12 वोल्ट के 6 ठो प्लेट होते हैं। इसको भी याद रखिएगा, 12 वोल्ट के 6 प्लेट होते हैं। और प्रत्येक प्लेट पर कितना वोल्ट होता है? 2 वोल्ट होता है। और 12 वोल्ट के 6 प्लेट, प्रत्येक प्लेट पर 2 वोल्ट होता है। और इसमें 38% H2SO4 38% H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स बोले तो विद्युत अपघट्य के रूप में। 38% H2SO4 विद्युत अपघट्य के रूप में यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया पृष्ठीय घटना है, और साथ ही क्या होती है? ऊष्माक्षेपी भी होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अधिशोषण प्रक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, और यह पृष्ठीय घटना होती है। और अवशोषण प्रक्रिया जो होती है वो ऊष्माशोषी होती है। अवशोषण ऊष्माशोषी होती है, और यह पृष्ठीय घटना यानी सतहीय घटना होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो सबसे प्रबल अम्ल जो होता है हमारा ये है बी नंबर, ये प्रबल अम्ल है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया जो आप लोग के लिए नहीं है, मीन्स ये सब नीट में आता है या जेई में आता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। इसको मैं समझाऊंगा भी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा आता ही है, क्योंकि 70 क्वेश्चन थे, इसमें 35 अटेम्प्ट करने हैं, तो कुछ 1-2 तो एक्स्ट्रा तो रहेगा ही रहेगा। आप अगर याद करना आंसर तो बी याद कर लीजिएगा कि बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 44 की ओर दोस्तों। 44 क्या है? 44 हमारा क्या है? क्वेश्चन 44 कहता है कि निम्नलिखित में टर्शरी एमीन कौन है? टर्शरी एमीन, तो टर्शरी एमीन हमारा होता है, टर्शरी एमीन जो अभी उसके पास सबसे पहले मैंने बताया था कि 3 ठो जो हमारा आर एक साथ जुड़ा होगा जिस इन के साथ, वही हमारा क्या होगा? टर्शरी एमीन होगा, ठीक है। आर मीन्स क्या हो? CH3 जुड़ा हो या C2H5 जुड़ा हो, इसके आर का मान यही होता है, ठीक है। या इसके साथ बढ़ते जाइए ETC। तो देखिए हमारा किसके साथ जुड़ा है? हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है? देखिए दोस्तों रुक जाइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ। हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ पे देखिए एक आर जुड़ा है, यहाँ पे एक आर जुड़ा है, ये सी है, ये नहीं, ये एक जुड़ा है, और ऊपर देखिए एक आर जुड़ा है, 3 ठो आर हो गए। ये भी आर का मान बोला। C2H5 बोलने का मतलब क्या?
कि 2 ठो कार्बन और 5 ठो हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 2 ठो कार्बन है, तो यहाँ पे एक R हो गया, ये एक R हो गया हमारा, ये एक R हो गया, यहाँ पे भी एक R हो गया और यहाँ पे भी एक R हो गया। तो हमारा कौन सा निम्नलिखित में कौन टर्सरी अमीन होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, टर्सरी अमीन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं होगा देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे CH3 और CH2 अलग जुड़ गया है, फिर इधर भी CH3 CH जुड़ गया, इधर दोनों, ये दोनों तो सही है, R सही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया है जो कि R नहीं होता है। R का मतलब कम से कम क्या है, CH3 कम से कम CH3 होना चाहिए, या C2H5 होना चाहिए, C3H6 होना चाहिए। सर बढ़ता जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H नहीं होना चाहिए, कम से कम CH3 जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 है कि आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है। ऊपर हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि समान किसमें है, समान तो उसमें था एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन था, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन 45 का रहा है कि आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म कौन सा है, तो प्यूरिन भस्म जो होता है हमारा गुआनिन होता है, प्यूरिन भस्म आरएनए में पाया जाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन ये सभी हैं तो समबहुलक हैं, ये सभी समबहुलक हैं। समबहुलक मीन्स इसमें एक ही प्रकार के एकलक का यूज किया जाता है, 2-3 एकलक यूज नहीं होते, एक ही प्रकार के एकलक यूज होंगे और 2-3 एक प्रकार के एकलक यूज नहीं होते हैं बनाने में इसको, तो ये समबहुलक होते हैं। ठीक है, समबहुलक होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए समबहुलक, सहबहुलक, इस प्रकार का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप एक बार कमेंट नीचे ज़रूर कर दीजिएगा कि मुझे इस ऐसे क्वेश्चन चाहिए, केवल इतना लिखना है मुझे ऐसे क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको सब उपलब्ध करा दूंगा और इसका सारा का वीडियो सोल्यूशन समझा कर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि दर्द निवारक दवा है, तो अभी ने ऊपर बताया था आपको लिए, दर्द निवारक कौन सी दवा होती है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक सूक्ष्म के लिए होती है, और एंटीपायरेटिक किसके लिए, बुखार के लिए, और सूक्ष्म रोगों को मारने के लिए, सूक्ष्म बीमारी जो होती हैं कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक, और दर्द निवारक दवा हमारा कौन होता है, एनाल्जेसिक, और एंटीपायरेटिक जो होता है हमारा बुखार के लिए उपयोग होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, इसमें फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों पाया जाता है, और फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों पाया जाता है, तो इसमें क्या हो, सिल्वर ब्रोमाइड भी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर NaCl में हमारा केवल शॉर्टकी दोष पाया जाता है। NaCl में कौन सा दोष पाया जाता है, शॉर्टकी दोष, और सिल्वर ब्रोमाइड में चूंकि दोनों पाया जाता है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49, चलिए यही 49 है, उधर हिंदी में था इसका, तो हिंदी, अच्छा चलिए हिंदी आप लोग देख लीजिए क्या था हिंदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 हमारे यहाँ पे है। क्वेश्चन 49 क्या कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक का उन्नयन सबसे उच्चतम होगा। तो चलिए इसको अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि कभी भी क्वथनांक उन्नयन निकालने में आपको दिक्कत ना हो। देखिए क्वथनांक उन्नयन को हम डेल्टा TF कहते हैं, डेल्टा TB क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा TB, और हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF। तो डेल्टा TB इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I/M को। ठीक है, इसी को याद रखना है जब भी आपको क्वथनांक का उन्नयन या अवनमन याद निकालना होगा तो IM याद रखिएगा। बस शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखना है कि डेल्टा TF इक्वल टू हमारा क्या होता है, TB इक्वल टू क्या होता है IM, चाहे डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है हमारा IF। ठीक है, यही दोनों हमें याद रखना है। तो हमें क्वथनांक का उन्नयन पूछा है, क्वथनांक का उन्नयन तो हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला हिमांक का अवनमन होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे इसको निकालता हूँ। और आई जो होता है हमारा, आई को हम कहते हैं वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ कोफिशिएंट, और एम जो था उसमें स्मॉल एम, उसको क्या कहते हैं, मोलालता कहते हैं। इसके पहले मैंने 2-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे डाले हैं दोस्तों, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देख लीजिएगा। साइंस का जो प्लेलिस्ट बना होगा 12th BSCB प्लेलिस्ट, उसको खोलिएगा, उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए देखिए, ऑप्शन ए हमारा 0.1 m NaCl, इसको देखिए NaCl को जब आप तोड़िएगा, NaCl को तोड़िएगा तो क्या निकलेगा, Na+ और Cl-।
टूटेगा ना Na+Cl माइनस में, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो I का मान कितना हो गया 1 + 1 2, 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी I का मान कितना आ गया 2। और m सबका तो सेम है, तो m लीजिए चाहे नहीं लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, m सबका सेम है तो 1 से ही सबका 0.1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इतना आ गया कि समझ में आ गया कि पहला का हमारा क्या आ गया, I का मान 1 ऑफ कोफिशिएंट 2। और सुक्रोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब तीनों क्या होते हैं, एक ही समान, एक ही फॉर्मूला होता है तीनों का, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज का है C6H12O6। और ये जो होता है ये कभी टूटता नहीं है, ये विघटित नहीं होता है ग्लूकोज, ठीक है, इसी रूप में रहता है, C6H12 और O6 के ही रूप में रहता है, ये टूटता नहीं है। वाटर टूटकर मतलब शर्करा यानी चीनी जल के साथ टूटकर क्या बना देता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देता है, लेकिन ये अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बनने के बाद ये दोबारा नहीं टूटते हैं। तो इनका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसका 1/2 गुणक I का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और I का मान कितना हो जाएगा 1। तो हम इतना समझ में आ गया आपको कि 1/2 कोएफिशिएंट कितना होगा 1। तो B के लिए कितना हो जाएगा I का मान, B का I का मान 1 हो जाएगा, B के लिए I का मान कितना हो जाएगा 1। और BaCl2 के लिए अब देखिए, तो BaCl2 को जब आप तोड़िएगा तो BaCl2 को तो Ba प्लस और Ba+2 और 2Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो BaCl2 के लिए 1/2 कोएफिशिएंट I का मान कितना हो जाएगा 3, और इसका भी इसका कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और सुक्रोज का 1/2 गुणक कितना होता है 1। तो हमारे सबसे ज़्यादा 1/2 कोएफिशिएंट किसका आया, सबसे ज़्यादा 1/2 कोएफिशिएंट किसका आया BaCl2 का। तो सबसे ज़्यादा इसका ही क्या होता है हिमांक अवनमन होगा, सबसे अधिक किसका हिमांक अवनमन होगा हमारे BaCl2 का। देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद है आपको दोस्तों ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। यदि आप मैं जानता हूँ कि इससे पहले आप या नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आज जो मैं बताया बहुत अच्छा से समझाया हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्या है कि सोडियम क्लोराइड को जल को विद्युत विच्छेदन किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल को, इसके पहले शुरू मैंने क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उसी में मैंने ये बताया था, जलीय घोल को विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद यानी कैथोड और एनोड प्राप्त होता है। देखिए जब भी जलीय रहेगा तो NaCl को तोड़िएगा ना, तो जलीय यदि दिया रहेगा ना तो हमारा क्या जो हमारा हाइड्रोजन होता है H2 वो कैथोड पर प्राप्त होता है, और हमारा ऑक्सीजन जो होता है O2 वो एनोड पे प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कैथोड पे हमारा कौन धनोड, कैथोड पर ऑक्सीजन और मतलब सॉरी दोस्तों एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बाहर का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन सॉल्यूशन सबसे पहले अपलोड करना था, इसीलिए मैंने दिन में ही इसको बनाना उचित समझा, ताकि जल्द से जल्द आपके पास इसका सोल्यूशन पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों। 51 क्या है कि जल में H2 तथा Cl2 को गिव्स यू 2HCl किस कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि H2 + Cl2 हमारे जो रिएक्ट करके दे देगा HCl, तो कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि, 0 कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। और यही यदि हमारा HCl ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी दोस्तों, HCl जो टूटेगा यदि H2 + Cl2 दे देगा, यही उल्टा इसका देगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड कोटि की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। HCl यदि H2 + Cl2 टूटेगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन H2 + Cl2 रिएक्ट करके HCl देगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, किसी ठोस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी पर देखिए जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है वो क्रांतिक ताप TC, वांडरवाल कांस्टेंट A एवं और क्या था, और प्रेशर, ये तीनों पर निर्भर करती है। जो TC होती है क्या हुए क्रांतिक ताप को बताता है, E क्या बताता है गैस की प्रकृति को बताता है कि कौन सा गैस यूज हो उसकी प्रकृति क्या है, और P दाब को बताता है। तो दाब भी है, गैस का ताप भी है, गैस के ताप पर, और गैस की प्रकृति भी है, तो उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है
53 क्वेश्चन नंबर 53 है कि कच्चा लोहा में अशुद्धिक रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अधिक मात्रा में देखिए कच्चा लोहा को हम पिग लोहा के भी नाम से जानते हैं। पिग लोहा के नाम से भी जानते हैं। पिग लोहा के नाम से जानते हैं। और इसमें 4% कार्बन, सबसे अधिक कार्बन ही होता है, 4% कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फास्फोरस भी इसमें होता है, मैग्नीज भी होता है, सिलिकॉन भी होता है। कच्चा लोहा में फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन सभी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ज़्यादातर अमाउंट में वो कार्बन पाया जाता है। वही हमारे पूछा जाता है अधिक मात्रा में कौन सा उपस्थित रहता है, तो कार्बन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो देखिए उभयधर्मी जो होते हैं वो जिंक जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, और हमारा ब्रोमीन उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, और एक और कुछ होता है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, वो याद नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन इन तीनों के साथ जो भी होता है ये क्या होते हैं, यही उभयधर्मिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे जो होते हैं वो इसमें हमारा एसिडिक कैरेक्टर भी होता है और बेसिक कैरेक्टर भी होता है। मतलब ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों रूप होते हैं। ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों रूप होते हैं, तो वही हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो जेड-NO यहाँ पे हमको देखने को केवल मिल रहा है। यहाँ पे एल्युमिनियम या जिंक यहाँ पे है। देखिए ब्रोमीन में किसी में भी ब्रोमीन नहीं है, ना ही जिंक है और ना ही एल्युमिनियम है, केवल एक ही ऑप्शन नंबर डी में ही जिंक मिला है। तो जेड-NO हमारा क्या बनाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या है, 52 था यहाँ पे, 55 देखिए 55 क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, यहाँ पे आ गया, नहीं 54 ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे आ गया। निम्नलिखित में ऊपर चला गया थोड़ा सा, हाँ 55 आ गया। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लिविस है। तो Bl3 जो होता है हमारा प्रबल लिविस होता है। Bl3 प्रबल लिविस होता है सबसे, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है कि सबसे पूछेगा सबसे ब्रोमीन में कि सबसे प्रबल लिविस कौन सा है, तो Bl3 सबसे प्रबल लिविस होता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट होता है। हीलियम का जो मुख्य स्रोत क्या होता है, मोनोजाइट। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। तो एंटीमनी जो होता है हमारा उपधातु होता है। पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा आपको। पीरियोडिक टेबल जो होता है एंटीमनी, जिसमें एंटीमनी क्या होता है, हमारा उपधातु होता है। इसलिए को हम एंटीमनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि SO2 में सल्फर का प्रसंकरण है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रसंकरण पर एक वीडियो बना दूंगा, आप कहिएगा तो कमेंट पे, प्रसंकरण कैसे निकालते हैं सिंपल ट्रिक से। यदि याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक होगा, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक होगा तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 8 प्लस रिमाइंडर जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा मिलेगा वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन देगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देगा, सब प्रसंकरण देगा। और यदि 8 के बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन और इक्वल टू, 8 के बराबर होता है, 8 के बराबर होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन 2 कर देंगे। आपको अब ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन कमेंट कीजिएगा, तो इस पर जब वीडियो बना दूंगा तो उसमें अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है, ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो 6 + 6, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 2 ठो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूना के 12 और 6 और 18, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितना आ गए 18, 18 हमारे कितना आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है 8 से बड़ा है, 8 से क्या है 8 से अधिक है। तो 8 से जब ये अधिक है तो क्या करेंगे हम 8/18/8 प्लस रिमाइंडर अपन 2, क्या होता है हमारा सूत्र क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन 8 प्लस रिमाइंडर अपन 2, यही ना सूत्र होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है तो 18, तो 18 को 8 से अपन 8 कर दिए, और रिमाइंडर जो आएगा उसको 2 से काट देंगे, तो 18 से काटेंगे कितना हो जाएगा 8 से काटेंगे तो 8 दूना के 16, 2 बच गया रिमाइंडर, तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 हमारा क्या देता है sp2, और 2 रहता तो क्या मिलता है sp, 4 रहता तो क्या मिलता है sp3, ठीक है, 4 रहता तो क्या मिलता है sp3।
कमेंट कीजिएगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं बनाऊंगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। हम क्योंकि 3 आया था तो 3 क्या बनेगा, sp2। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कहता है, 59 कह रहा है कि H3PO3 है एक, तो H3PO3 हमारा द्विभाषमिक अम्ल होता है, और H3BO3 क्या है, तो ये एक भाषमिक है, HCl क्या है, वन भाषमिक है। ठीक है, H3PO3 भी क्या है, वन भाषमिक है। H3PO3 क्या है, द्विभाषमिक, और H3BO3 वन भाषमिक। ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 59 है कि नहीं, 59 हाँ 50 सॉरी दोस्तों 60 59 हो गया था 60। देखिए, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है, मर्क्यूरस आयन Hg+2 को हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरस आयन। Hg+2 को क्या कहते हैं, मर्क्यूरस आयन। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है और यही केवल एग्जिस्ट करता है। सॉरी दोस्तों, Hg+2 आयन को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मर्क्यूरस आयन करते हैं, और ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यही केवल एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मर्क्यूरस आयन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर कि एयू जो होता है धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, एयू को हम कहते हैं सोना। गोल्ड की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 1 और 3 दोनों होता है, 1 और 3 दोनों होता है। और चांदी की बात करें एजी की ऑक्सीकरण संख्या, तो एजी की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों कि K4Fe में Fe का प्रसंस्करण क्या होता है, तो K4Fe में Fe का प्रसंस्करण जो होता है वो हमारा आता है D2sp3 आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस पर आप कहेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा निकालने का शॉर्ट ट्रिक कैसे निकलते हैं। तो D2sp3 होता है हमारा प्रसंस्करण Fe का। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने को कहता है, तो क्या करते हैं, Fe को आप x मान ले सेलेक्ट करते हैं, और पोटेशियम 4 क्या है, K4 है, तो पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है, तो +4 यहाँ पे 1 सिंपलीफाई कर देगा तो 4 हो जाएगा। और CN का इस लिगेंड का जो वैल्यू होता है 0 होता है, CN का 0 होता है, 0 हाँ। तो हमारा कितना आ जाता है इसका ऑक्सीकरण संख्या, 6। अच्छा, CN क्या है, प्रबल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, 0 नहीं होता है, -1 होता है। तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 = 0। टोटल चार्ज इस पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 है, यहाँ पे माइनस है, माइनस। तो x + 4 - 6 = 0 आ गया। इस मीन्स x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो इसका हमारा पूछता कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, चाहे ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो 2 हो जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था हमारा कितना हो जाता है, 2, चाहे ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाता है, 2। और प्रसंस्करण क्या होगा इसका, तो D2sp3 इसका प्रसंस्करण होगा। सिंपल को आप याद भी रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करेगा तो क्या मिलेगा, एथिल क्लोराइड बोले तो C2H5Cl को AgCN के साथ हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, C2H5, इधर क्या आ जाएगा हमारा CN आ जाएगा, और AgC इधर क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। तो क्या मिलता है हमारा, एथिल साइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एथिल साइनाइड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, एथिल साइनाइड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया कर एथिल ब्रोमाइड बनता है। एथिल ब्रोमाइड बनता है किस समय, एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया कराने से एथिल ब्रोमाइड बनता है, तो ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएगा तो भी हम एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, या P फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की अभिक्रिया करेगा तो भी हमारा क्या बन जाएगा हमारा एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। चाहे एथेन ETHAN एथेन, तीनों में से किसी का भी क्रिया कराइएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमोएथेन की अभिक्रिया करके देते हैं। सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके क्या देते हैं, सोडियम एथोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमोएथेन गिव्स, तो डाईमेथिल ईथर देता है। डाईमेथिल ईथर कहने का मतलब C2H5O C2H5, यही हमारा आंसर देते हैं। ऑप्शन में ये भी दे देगा तो ये भी टिक कीजिएगा, डाईमेथिल ईथर देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कहिएगा तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, 66 आ गया। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि
H10O में कितने ईथर के समय प्रदर्शित करता है। देखिए पूछेगा कि C4H10O में कितने समवयी है, कितने समवयी है, आइसोमेरिक्स कितने आइसोमेरिक्स हैं, कितने समवयी हैं। तो इसमें टोटल जो होते हैं टोटल 7 समवयी बनते हैं। आइसोमेरिक टोटल 7 समवयी बनते हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा 4 क्या होता है, एल्कोहल का होता है, 4 एल्कोहल का समवयी बनता है एल्कोहल का, और जो 3 ठो बनता है, 3 ठो ईथर का समवयी बनता है, 3 ठो ईथर का। 4 एल्कोहल और 3 ईथर का होता है, और टोटल कितना होता है 7। तो पूछ रहा है कि ईथर के कितने प्रदर्शित करेंगे, तो ईथर का 3, और यदि एल्कोहल का पूछता तो 4 आंसर हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, निम्नलिखित यौगिक में किस पर इलेक्ट्रॉन से नहीं द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। तुरंत आक्रमण किस पर होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन से नहीं द्वारा सबसे अधिक जो होता है हमारा देखिए OH बेंजीन ग्रुप में देख लीजिए कौन से होता है। देखिए समझा देता हूँ, OH और एक होता है हमारा CH3 और एक होता है Cl। सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग यही आक्रमण करता है, तो सबसे ज़्यादा आक्रमण ये करता है OH ग्रुप, और उससे कम क्लोरीन करता है, और सबसे कम हमारा CH3 करता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसका ऑर्डर जो होता है आक्रमण का ऑर्डर कि सबसे अधिक आक्रमण कौन करेगा, तो इसका ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले हमारा आता है फिनॉल, पी से फिनॉल, उसके बाद आता है हमारा क्लोरोबेंजीन, उसके बाद आता है हमारा क्लोरोबेंजीन, उसके बाद आता है हमारा टोल्यूइन, उसके बाद आता है बेंजीन। यही उसका ऑर्डर है। सबसे पहले सबसे अधिक किस पर होगा, फिनॉल आक्रमण करेगा, उसके बाद क्लोरोबेंजीन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, टोल्यूइन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ब्रोमीन करेगा। टोल्यूइन का सूत्र आखिर क्या होता है भाई, सबका सूत्र एक बार देख लीजिए कि जो फिनॉल का सूत्र होता है ये होता है, फिनॉल का सूत्र ये हो गया, OH यहाँ पे लग गया, फिनॉल हो गया, बेंजीन ये है, ये हो गया हमारा बेंजीन, ये बेंजीन हो जाएगा। और टोल्यूइन का सूत्र क्या होता है, तो यही बेंजीन, केवल बेंजीन पर क्या जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे, टोल्यूइन बन जाएगा। और क्लोरोबेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर CH3 को केवल हटाकर क्या जोड़ दीजिए, Cl जोड़ दिए, तो ये क्या हो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 क्या है हमारा क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है। तो 40%, देखिए फॉर्मेलिन कैसे बनता है, तो 40% फॉर्मिक एसिड बोलिए चाहे फॉर्मल्डिहाइड बोलिए, 40% फॉर्मिक एसिड बोलिए चाहे 40% फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO को हम जब 40% फॉर्मिक एसिड या 40% फॉर्मल्डिहाइड को क्या कहते हैं हम फॉर्मेलिन कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। HCHO को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं, फॉर्मेलिन के रूप में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकर्मों को अवकृत कर देता है, तो क्या कहता है, इसका HCHO को हम क्या कहते हैं, HCHO क्या कहते हैं, जो टॉलेंस अभिकर्मों के यही अवकृत कौन कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकर्मों को अवकृत कर देता है, इट मीन्स उसको रिड्यूस कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कौन सा होता है, HCOOH को हम क्या कहते हैं, फॉर्मोइक एसिड कहते हैं। और HCOH को क्या कहते हैं हम, फॉर्मिक एसिड, और इसको फॉर्मोइक एसिड। और यही फॉर्मोइक एसिड ऑप्शन रहता है तो उसको भी टिक कर देते हैं। वो यही जो होता है हमारे टॉलेंस अभिकर्मों को क्या करता है, अवकृत कर देता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, करोलल का सूत्र है, करोल का सूत्र क्या होता है, तो करोल का सूत्र हमारा होता है CCl3CHO। CCl3CHO कहने का मतलब कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, CCHOCl3, इस तरह भी दिया रहेगा तो घबराना नहीं है, CCl3 और CHO ही है वो भी। और ये क्या होता है, ये जब हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म जब हम बनाते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो उसमें ये मध्यवर्ती में पड़ता है, मध्य में ये बन जाता है। पूछेगा आपसे कि क्लोरोफॉर्म बनाने के दौरान मध्य में कौन सा यौगिक बनता है, तो क्लोरल बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 70 पूरा 1 से लेकर 70 तक पूरा परफेक्ट एनालिसिस करा दिया हूँ दोस्तों। ऐसा एनालिसिस पहली बार अपलोड हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे,
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके। मैथ का भी प्रैक्टिस सेट करिएगा तो जल्द ही जल्द आने वाला है। फिर फिजिक्स का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएगा, क्योंकि कल ही का ये आया हुआ है। थोड़ा तो एनालिसिस करने में इसको मेरे को 4 घंटा लगे इसको बनाने और सॉल्व करने में। तो उम्मीद है आपको समझ आया दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।